नमस्कार, एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जीए और जीएस की जो हम सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं आईबीएसईआईओ 2020-21 के लिए, उसके सेट 11 को आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो सेट 11 है, इसमें हमने कौन-कौन से महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है। यह जो कथन है किसके द्वारा कहा गया था? तो यह कथन कहा गया था विंस्टन चर्चिल के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, चर्चिल के द्वारा। अगला प्रश्न है, फूट डालो और राज करो की जो नीति है वह किसके द्वारा अपनाई गई थी? डिवाइड एंड रूल जिसको हम कहते हैं, उसकी जो नीति थी वह किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो लॉर्ड कर्जन, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल से लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया गया था। इसी के द्वारा जो है बंगाल का विभाजन भी 1905 ईस्वी में करवाया गया था। जैसे भी आप याद रखिएगा, जब बंगाल का विभाजन करवाया गया था तो उस समय भारत का जो वायसराय था वह था लॉर्ड कर्जन। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और गदर पार्टी का मुख्यालय पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो गदर पार्टी का मुख्यालय था कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ पे? तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में जो है गदर पार्टी का मुख्यालय अवस्थित था। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है, सैन फ्रांसिस्को। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र दे दिया था? तो त्रिपुरी में, आप याद रखिएगा, कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था त्रिपुरी में सन 1939 में। यहीं पे जो है सुभाष चंद्र बोस ने जो है कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया था। तो ऑप्शन जो इसका सी है बिल्कुल सही है। 1939 में जो कांग्रेस का अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ था, वहीं पे जो है सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया था, तथा इस अधिवेशन को हम त्रिपुरी संकट के नाम से भी जानते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और किस राष्ट्रीय नेता को लोक हितवादी कहा जाता है? तो लोक हितवादी कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख को। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, गोपाल हरि देशमुख। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन कहां प्रारंभ किया था? तो गांधी जी के द्वारा जो किसान आंदोलन था यह प्रारंभ किया गया था बिहार के चंपारण से, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही। जो पहला किसान मूवमेंट था गांधी जी के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, यह चालू किया गया था बिहार के चंपारण से, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है? तो जल में अस्थायी कठोरता का कारण होता है कैल्शियम क्लोराइड, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। जल में अस्थायी कठोरता का कारण होता है कैल्शियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है, कैलोरी की मापन इकाई आपको बताना है। तो कैलोरी जो है उष्मा की मापन इकाई है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही, उष्मा यानी कि हीट को जो है हम कैलोरी में मापते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य उदय होते समय और डूबते समय हमें लाल क्यों दिखाई देता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो एक है फ्रॉम मतलब सिद्धांत स्कैटरिंग ऑफ लाइट का, आप याद रखिएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण जो है सूर्य जो होता है यह डूबते समय और उगते समय जो हमें लाल दिखाई पड़ता है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, घरों में जो विद्युत संयंत्र होते हैं वे किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो घरों के जो विद्युत संयंत्र होते हैं ये समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। तो ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही, समानांतर क्रम में। अगला प्रश्न आपके सामने है, लोहे में जंग लगना जो है यह किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है? तो केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक क्रिया का एग्जाम्पल है लोहे में जंग लगना, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक क्रिया। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है यह बना होता है टंगस्टन धातु का। तो ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही, टंगस्टन धातु। अगला प्रश्न आपके सामने है, नॉर्वे में जो है अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो नॉर्वे में जो है अर्धरात्रि के समय सूर्य जो है हमें 21 जून के दिन दिखाई पड़ता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 21 जून। अगला प्रश्न है, सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो कॉपरनिकस के द्वारा जो है सौरमंडल की खोज की गई थी, क्योंकि जो कॉपरनिकस था उसने सन सेंट्रिक सिद्धांत दिया था। आप याद देखिएगा, जो सन सेंट्रिक सिद्धांत था यह दिया गया था किसके द्वारा? कॉपरनिकस के द्वारा। कॉपरनिकस ने बताया था कि जो सूर्य है वह केंद्र में है और पृथ्वी जो है उसका चक्कर लगाती है। इस सिद्धांत से पहले, सन सेंट्रिक सिद्धांत से पहले एक सिद्धांत चला रहा था जिसका नाम था जियो सेंट्रिक सिद्धांत, यानी कि जियो सेंट्रिक सिद्धांत में यह कहा गया था कि जो पृथ्वी है वह केंद्र में है और यह जो है मतलब पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य इसका चक्कर लगाता है। इस सिद्धांत को दिया था टॉलमी ने। आप याद देखिए कि जो टॉलमी था
इसके द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था कि जो पृथ्वी है वह केंद्र में है और सूर्य इसका चक्कर लगाती है। यह जो सिद्धांत था काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा था, परंतु इस सिद्धांत को पलट के कोपरनिकस ने यह बताया कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य जो वह केंद्र में है और बाकी ग्रह जो है उसका चक्कर लगाते हैं। दोनों आपको याद रखना है, सन सेंट्रिक सिद्धांत किसने दिया था और जियो सेंट्रिक सिद्धांत किसने दिया था। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सूर्य को जो है सौरमंडल का जन्मदाता हम कहते हैं। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है, सूर्य। अगला प्रश्न है, एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को हम क्या कहते हैं? तो एक ग्रह की अपने कक्ष में जो है सूर्य से अधिकतम दूरी कहलाती है अपसौर, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। जब कोई ग्रह है वह सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है तो उस परिस्थिति को हम कहते हैं अपसौर। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल यानी कि कॉन्स्टलेशंस हैं? तो टोटल तारामंडल की संख्या अंतरिक्ष में 89, यानी कि ऑप्शन जो इसका डी है बिल्कुल सही है, 89। अगला प्रश्न है, पार्थिव ग्रह कितने हैं? तो पार्थिव ग्रह को हम इनर प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इनका जो पार्थिव ग्रह को इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो निर्माण या चट्टानों से, कठोर चट्टानों से हुआ है, इस कारण से जो है इनको हम पार्थिव ग्रह कहते हैं। 4 पार्थिव ग्रह कौन कौन से हमारे हैं आप याद रखिएगा, मरकरी हो गया, उसके बाद आपका शुक्र हो गया, क्या हो गया, वीनस जिसको हम शुक्र कहते हैं, उसके बाद उसके बाद मंगल ग्रह, उसके बाद हमारी पृथ्वी हो गई, उसके बाद हमारा मंगल हो गया। यानी कि मरकरी, वीनस, शुक्र, पृथ्वी और मार्स, ये 4 ग्रह हैं जिनको हम पार्थिव ग्रह यानी कि इनर प्लेनेट के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन वर्ल्ड टूर फाइनल्स जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बनी है? तो वर्ल्ड टूर फाइनल्स को जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बनी है पीवी सिंधु, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, पीवी सिंधु। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन से अलग होने का फैसला किया है? तो इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन से अलग हो गया है जापान। जापान की राजधानी टोक्यो, तथा टोक्यो में जो है 2021 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल खेले जाएंगे, तथा यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं योशिहिडे सुगा। तो इसमें भी आपको याद रखना है, योशिहिडे सुगा जो है ये नए प्रधानमंत्री बने हैं जापान के। अगला प्रश्न है, और जर्मन वॉच ने जो है जलवायु जोखिम सूचकांक 2019 जारी किया था। आपको बताना है कि इस जलवायु जोखिम सूचकांक 2019 में भारत की क्या रैंकिंग है? तो भारत की रैंकिंग थी 14वीं, तो ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कौन सा देश वर्ष 2022 में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो G20 शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी है 2022 में यह करेगा इंडोनेशिया। 2022 में इंडोनेशिया करेगा, भारत करेगा 2023 में इसकी मेजबानी G20 की, सऊदी अरब ने 2020 में किया है, और उसके बाद 2021 की मेजबानी करेगा इटली। तो ये सभी आयोजन आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त शासन के दौरान जो है ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ था? तो गुप्त काल के दौरान जो है एक महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ था आर्यभट्ट, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी? तो विक्रमादित्य किसको कहा जाता है? विक्रमादित्य तो चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन जो इसका सी है बिल्कुल सही, चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो गुप्त संवत की जो शुरुआत थी यह की गई थी किसके द्वारा? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? तो किस काल में जो है सबसे ज़्यादा धातु के सिक्के जारी किए गए? तो गुप्त काल में तो सोने के, आप याद है कि सोने के सिक्के जो है सबसे ज़्यादा जारी किए गए थे गुप्त काल में, तथा सोने के सिक्कों को गुप्त काल में हम दिनार के नाम से जानते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, जो सोने के सिक्के गुप्त काल में चलाए जाते थे उनको दिनार के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, और निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह कौन सा राजा था जिसने हुडो को भारत में आक्रमण करने से रोका था? तो हुडो को भारत पर आक्रमण करने से किसने रोका था? तो इसका नाम था कुमार गुप्त, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही, कुमार गुप्त ने जो है हुडो को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनके प्रेम को दर्शाते हैं? तो गुप्तों के जो सिक्के थे ये संगीत के प्रति उनके प्रेम को दर्शाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही, गुप्तों के। अगला प्रश्न है, और बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट जो था यह जो है हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही, हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो जो हर्षवर्धन था वो अपनी धार्मिक जो सभा यह प्रयाग में करता था। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही, प्रयाग में जो है हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा आयोजित करता था। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है?
तो जो लाइट ईयर होता है, जो प्रकाश वर्ष होता है, यह किसकी इकाई है? तो डिस्टेंस की, यानी कि दूरी की जो इकाई, उसको हम प्रकाश वर्ष, मतलब प्रकाश वर्ष जो है या दूरी यानी कि डिस्टेंस की इकाई है। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से क्या बदलता है, आपको बताना है। मतलब क्या नहीं परिवर्तित होता? तो जब प्रकाश है, मान लीजिए कोई लाइट है, प्रकाश है, जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी जो आवृत्ति है वह नहीं बदलती है। तो आप इसे याद देखिएगा, आवृत्ति उसकी नहीं बदलेगी। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो गर्म करने पर जो है अर्धचालक का जो प्रतिरोध है वह बढ़ता है। फिर ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, बढ़ता है। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा श्यानता किस में मिलेगी, आपको बताना है। तो सबसे ज़्यादा जो श्यानता है यह आपको मिलेगी ऑप्शन डी, यानी कि शहद में, यानी कि हनी में जो है सबसे ज़्यादा श्यानता देखने को मिलेगी दिए गए ऑप्शंस में से। अगला प्रश्न है, दूध किसका घटिया स्रोत है? तो दूध में जो है विटामिन सी नहीं मिलता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही, दूध जो है विटामिन सी का घटिया स्रोत होगा दिए गए ऑप्शंस में से। अगला प्रश्न है, पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से क्या उत्पन्न होती है? तो पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है, और किस विषय के लिए डॉक्टर बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया? तो चिकित्सा विज्ञान इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिकित्सा विज्ञान के लिए जो है डॉक्टर बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को जो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, चिकित्सा विज्ञान। जो है नोबेल शांति पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो 2020 का जो नोबेल शांति पुरस्कार यह विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया था। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को जो है, विश्व खाद्य कार्यक्रम को जो है 2020 का जो है नोबेल पीस प्राइज दिया गया। तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही, विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, जो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, 15 अगस्त 2020 को MS धोनी के साथ जो है किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो जिस दिन महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी उसी दिन जो है और सुरेश रैना ने भी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी थी। तो ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही, सुरेश रैना। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, महिला एकल US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता? तो US ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जो है महिला एकल खिताब जीता था जापान की नाओमी ओसाका ने। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, जापान की नाओमी ओसाका ने। तो दोस्तों आज का हमारा जो सेट 11 था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। जल्दी मिलेंगे हम इसके अगले भाग में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।